अगर तो ये सेंट्रल वाले एरिया से बाहर आई है तो उस केस में डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालेगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड उस वाले एरिया पे यानी कि वो ये जो एरिया जिस चीज़ के लिए मखसूस होगा, जिधर सप्लाई कर रहा होगा, जहाँ से सप्लाई ले रहा होगा, वो इम्पेयर हो जाएगी। और अगर तो ये साइड से प्रोट्रूड हुआ है न्यूक्लियस पल्पोसिस, इस तरह साइड से प्रोट्रूड हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि जहाँ पे जो स्पाइनल रूट होती हैं जो कि निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उनके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो फिर ये रूट जो है, ये जो आगे स्पाइनल नर्व बनती हैं, तो ये जो जिस एरिया पे सप्लाई कर रही होंगे वहाँ पे क्या होगा कि सिम्टम आएंगी, पैरेस्थीसिया होगा, ये फलां। तो ये डिपेंड करता है, या फिर फंक्शन लॉस हो जाता है, पेन होती है। शेटिका की बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि लंबर डिस्क की हर्निएशन की वजह से लंबर पे हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट पड़ रहा होता है, तो उस वजह से वो न्यूक्लियस पल्पोसिस के प्रोट्रूड करने की वजह से शेटिंग नर्व जो है वो कंप्रेस होती है और फिर शेटिका डेवलप होता है। तो ये सारे केसेस जो हैं वो आते हैं। अच्छा, अब आगे एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर इस तरह चेंजेस आते हैं टाइम के साथ। दूसरा जो है फाइब्रोकार्टिलेज होता है, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारी इधर पड़ा हुआ होता है। एक तो यहाँ पे ये जो हमारी वर्टिब्रा है, या एक तो इसके दरमियान इधर पड़ा हुआ होता है, और दूसरा ये इस तरह करके ना इनके फेसिड्स होते हैं। ये ऊपर वाला फेसिड जो होता है वो नीचे वाले फेसिड से ज्वाइंट बना रहा होता है। यहाँ पर भी कार्टिलेज ने कवर किया हुआ होता है इन दोनों सरफेसेस को, तो इस तरह करके ये ज्वाइंट बनाते हैं। तो फेसिड ज्वाइंट की भी बड़ी प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को, जैसे एज इंक्रीज, तो ये वियर एंड टियर का प्रोसेस होता है। और ये क्या होते हैं कि जब कार्टिलेज यहाँ से ख़राब हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे फिर उसको हील करने के लिए हमारे बॉडी के सेल्स आएंगे, यहाँ पे वो कार्टिलेज आएंगे ताकि डेवलप हो, कॉन्ड्रोसाइट्स आएंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स जब आएंगे तो लेकिन वो यहाँ पे नहीं उसको दोबारा से कार्टिलेज बना पाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती इतनी कार्टिलेज वाले एरिया पे। तो यहाँ पे फिर इस वजह से ओस्टियोफाइट्स, वो ही कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो ओस्टियोसाइट्स के अंदर, क्योंकि जब हमारी बोन बनती है पहले कार्टिलेज बनता है, बाद में उसकी ओसिफिकेशन होती है और वो बोन बन जाती है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस होगा कि कार्टिलेज आएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स आएंगे, उन्हें कार्टिलेज बनाना होगा लेकिन नहीं बन पाएगा ब्लड सप्लाई की वजह से। और भी बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फिर यहाँ पे बोन बन जाएगी, ओस्टियोफाइट्स बन जाएंगे, जो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देंगे सिचुएशन को। इस तरह की ये जो है चीज़ें चल रही होती हैं। लिगामेंट जो है वो वीक हो जाएंगे इस वाले एरिया के ऊपर। ये यहाँ पे मैं आपको और दिखा दूँ थोड़ा क्लियर कि इसी तरह ये वर्टिब्रल बॉडी है। ये यहाँ पे जो है ये इधर ये देखें, ये फेसिड हैं, इधर नीचे वाले जो फेसिड्स होगा जो कि नीचे वाली वर्टिब्रा का होगा, उसके साथ ये ज्वाइंट बनाएंगे। यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज ने इसको कवर किया हुआ होता है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, लिगामेंटम फ्लेवम है। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास इधर जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पड़ी हुई होती है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे अब ये इधर ऊपर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है यहाँ पे, तो ये अगर तो सेंटर में बल्ज हुई है तो ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डालेगी। अगर लेटरल साइड से हुई है तो यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होता है, यहाँ से स्पाइनल नर्व रूट निकल रही होती हैं, स्पाइनल नर्व आगे जाके बनती है, तो वो उसको डायरेक्ट कंप्रेस करेगी। ये सारे बीच में प्रॉब्लम आएंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे एज बढ़ती है जो वॉल्यूम होता है इसका वर्टिब्रल बॉडी का, और जो वर्टिब्रा का वॉल्यूम होता है वो भी लॉस हो जाता है, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये सारे जो हैं चेंजेस आते हैं जो कि पोस्चर को ख़राब करने में एक तो अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जैसे कि हमारे लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए, जो कि जहाँ पे मैंने आपको भी लिगामेंट दिखाए हैं पड़े हुए हैं। जहाँ पे जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं उनके जो टेंडन होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वो फिर जितनी स्ट्रेंथ पहले प्रोवाइड कर सकते हैं अब नहीं करते। उस केस में फिर क्या होता है कि वो फिर फर्दर जो है पोस्चर जो है ख़राब करते हैं। ये सारी चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये तो हो गया अगर डेविएशन ना ऑप्टिमल पोस्चर से डेविएशन हो रही है, यानी कि हट रहा है ऑप्टिमल पोस्चर से, और जब ऑप्टिमल पोस्चर से हट रहा है तो उस केस में आपका पोस्चर क्या होगा, इम्पेयर होगा। अब कंडीशन एसोसिएटेड विद पोस्चर, अब पोस्चर की वजह से जो कंडीशन डेवलप हो रही हैं, द रोल ऑफ द पोस्चर इन कॉमन, तो ये ख़ास तौर पर स्पाइनल कंडीशन की जो है वो बात करें
स्पाइनल कंडीशन में ओस्टियोपोरोसिस जो है वो होगी। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, स्पाइनल ओस्टियोआर्थराइटिस और स्पाइनल स्टीनोसिस। तो वही बात मैंने जैसे आपको पहले बताई है कि स्पाइनल स्टीनोसिस यानी कि स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। किस वजह से प्रेशर पड़ रहा है? क्योंकि नर्विंग हो रही है। स्टीनोसिस का वर्ड हम हमेशा नर्विंग के लिए यूज़ करते होते हैं, यानी कि स्पाइनल कैनाल नैरो हो गई है तो वो स्पाइन के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि जो स्पाइन के जॉइंट हैं जो कि इंटरवर्टिब्रल जॉइंट हैं और जो फेसिड्स जॉइंट हैं साइड पे, तो अब यहाँ पे ओस्टियोआर्थराइटिस हो गई यानी कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो रहा है। अच्छा, ये रिमोटाइड आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस को बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक तो रिमोटाइड आर्थराइटिस होता है और एक ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। आपने हमेशा याद रखना है रिमोटाइड आर्थराइटिस में साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, जो साइनोवाइटस होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उस वजह से इन्फ्लामेशन होती है। जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो जॉइंट का अफेक्ट होता है, यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है। ये आपने इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद रखना होता है हमेशा। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो। अच्छा, अब आगे हम करेंगे ये जो है फिज़िकल, यहाँ पे आपने ये वाला टेबल एक कर लेना है और इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर ओस्टियोपोरोसिस ये उसके अंदर आ सकता होता है एमसीक्यूज़ के अंदर। अगर तो मोर देन 2.5 से ज़्यादा है बोन मास डेंसिटी तो वो ओस्टियोपोरोसिस है। अगर वो लेस देन 2.5 है और अगर वो 2.5 से भी कम है और 1 से भी कम है तो ओस्टियोपीनिया है। पहले ओस्टियोपीनिया डेवलप होता है, बाद में ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये सारी कंडीशन आपने याद रखनी है। फिर आगे रहता है फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद पोस्चर डिस्फंक्शन। अगर किसी का पोस्चर जो है वो ख़राब हो गया तो आप फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? आपने सबसे पहले पेशेंट आएगा, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, पूछेंगे डेली एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें उससे पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट मेजर लेते हैं, जैसे कि अदर देन। अच्छा, जब भी आप हिस्ट्री लेते हैं ना तो दो चीज़ें होती हैं आपने याद रखनी है। एक तो सब्जेक्टिव होता है एग्जामिनेशन और एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव वो जो पेशेंट आपको खुद बताता है मुझे ये मसला है, ये फ़लाँ फ़लाँ, तो ये सारा सब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव ये जो आप टेस्ट करते हैं, जो आप एक्सरे वगैरह कराते हैं, इसके अलावा जो पेशेंट नहीं बता सकता और जिन चीज़ों का आप पता लगाते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। तो ये सारी हिस्ट्री में आपने वो सब्जेक्टिव एग्जाम जो उससे बातें जो है उसके रिलेटेड पूछ लेना है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। इसके अलावा पहले जो भी हिस्ट्री में चीज़ें आती हैं सारी पूछने हैं। पहले कोई मसला था, ये था, वो था, बीपी फलां फलां, ये सारी चीज़ें पूछेंगे और हम जॉइंट्स के रिलेटेड उससे हिस्ट्री लेंगे। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में हमने क्या करना है, डिफरेंट उससे टेस्ट करवा लेंगे। जैसे कि अगर उसको पेन है तो उसके लिए उससे हम किसी किस्म का क्वेश्चनर जो है फिल करा लेंगे, जैसे कि विजुअल एनालॉग स्केल होता है, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है उसको यूज़ करना। इसके अलावा हमारे पास और स्केल्स होते हैं, बुक में उन्होंने ओस्ट्री डिसेबिलिटी इंडेक्स बताया हुआ है, पेन फेशियल स्केल बताए हुए हैं, तो ये अब फंक्शनल स्केल बताए हुए हैं, तो वो आपने जो है वो कर लेने हैं। अच्छा, अब मैं ये तो होगी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, इसके अंदर उन्होंने पेन का बताया हुआ है। अब दूसरा आपने तीसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, अलाइनमेंट चेक करनी है, क्योंकि पोस्चर आप देख रहे हैं ना कि पोस्चर उसका इम्पेयर है कि नहीं, तो उसके लिए अलाइनमेंट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टोटल बॉडी अलाइनमेंट आपने देखनी है कि पूरी बॉडी अलाइंड है, नॉर्मल है, उसका पोस्चर के नहीं है। ठीक हो गया। अब इस केस में आपने क्या करना है, प्लम्ब लाइन आप करेंगे। प्लम्ब लाइन जो होती है ये आप यहाँ पे मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। प्लम्ब लाइन आपने क्या करना है, एक इसके ना प्लम्ब लाइन जो के थ्रू मेजरमेंट करने के हमारे पास तरीके होते हैं। या तो आप पेशेंट की फ़ोटो बना लें, फ़ोटो बना के आप के पास एक रस्सी टाइप एक चीज़ होती है, उसको आप प्लेस करते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ पे नॉर्मल प्लम्ब लाइन ये है। अगर आप साइड वे पे प्लेस करें तो वो ईयर लोब के अंदर से पास करनी चाहिए, आपने इस तरह से प्लेस करनी है। शोल्डर जॉइंट के अंदर से पास करनी चाहिए, थ्रू लंबर बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा से पास करनी चाहिए, थ्रू सैक्रल प्रोमोन्ट्री से, ये नॉर्मल है।
ठीक है। अगर तो आप इन स्ट्रक्चर पे रखते हैं और उसका स्ट्रक्चर पे रखने के बाद या तो उसका मतलब पेट अगर आगे निकला हुआ है, इसके अलावा उसका पोस्चर ख़राब है, तो कभी भी अगर उसका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है ना, तो कभी भी उसके ईयर ऑफ लोब के ऊपर प्लम्ब लाइन प्रॉपरली प्लेस नहीं होगी। अगर आप ईयर ऑफ लोब के ऊपर उसके प्लेस कर भी लेते हैं तो नीचे से सारी ख़राब हो जाएगी प्लम्ब लाइन। तो आपको पता चल जाएगा उसका पोस्चर ख़राब है, ये चीज़ इंटीरियरली डेविएट हुई है, ये चीज़ पोस्टीरियरली डेविएट हुई है, तो आपको सब पता चल जाएगा। ये प्लम्ब लाइन आप टोटल बॉडी अलाइनमेंट इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ग्रेटर टोकंटर से पास करनी चाहिए। इसके अलावा स्लाइटली एंटीरियर टू मिड लाइन थ्रू नी और स्लाइटली एंटीरियर टू द लेटरल मेलियोलस से पास करनी चाहिए। लेटर में, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कि कल्केनियो क्यूबाइड जॉइंट से पास करनी चाहिए। इसी तरह आप उसके पोस्टीरियर साइड पे भी इस तरह प्लेस कर सकते हैं प्लम्ब लाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि पोस्चर जो है वो प्रॉपर है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक तो प्लम्ब लाइन के थ्रू हम टोटल बॉडी अलाइनमेंट चेक करते हैं, ये सारा उन्होंने प्लम्ब लाइन का यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा, हमने स्पाइनल कर्व की अलाइनमेंट चेक करनी है। इसके लिए हमारे पास 2 वेज हैं। एक तो फ्लेक्सिबल कर्व रूलर है। ये एक ना इतना सख्त होता है और ना इतना जो है नरम होता है। इसको आप जिस तरह से मोड़ते हैं ना उस तरह मोड़, जैसे अगर आप एक वायर लें और उसको जिस तरह से मोड़े वो मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है, तो उस तरह का ये होता है। इसको हम क्या करते हैं, पेशेंट की स्पाइन के ऊपर पीछे प्लेस करते हैं और फिर हम पेज पे, जैसे कि ये मेरा था, मैंने इसको इस तरह पेशेंट की स्पाइन के ऊपर रखा, इस तरह करके रखा और जिस तरह उसकी स्पाइन थी उस तरह उसकी शेप बना ली। फिर उसको इधर पेज पे रखा और फिर उसको बनाया इस तरह करके कि क्या शेप है, फिर देखा नॉर्मल है नहीं है। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर इस तरह की एक डिवाइस होती है। इसको 2 इंक्लाइनोमीटर लेके, यानी कि अगर आपने थोरेसिक वाले रीजन को देखना है तो इस तरह करके थोरेसिक वाले एक हम T1 पे रखेंगे, एक हम T12 पे रखेंगे और फिर उसको हम फ्लेक्शन कराएंगे। कौन सी रेंज ऑफ मोशन जो भी हमने चेक करनी है उसके ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पे इसके अंदर रीडिंग होती लगी हुई होती है। फिर वो जो नीडल होती है वो मूव करती है और फिर आप दोनों वैल्यू, यानी कि इसकी समझ लो 40 आई है, इसकी इधर 60 आई है, इन दोनों को आप फिर क्या करते हैं 40 माइनस 60 करते हैं। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपकी 20 आ जाती है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लेक्शन थी उसकी 20 जो है डिग्री रेंज ऑफ मोशन थी। इस तरह करके मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह इंक्लाइनोमीटर से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते होते हैं। हेड की अलाइनमेंट हमने चेक करनी है कि हेड की प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं है। उसके लिए हम वाल टू ऑक्सीपिट डिस्टेंस मेजर करते हैं या फिर ट्रैगस टू वाल जो है वो मेजर करते होते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये देखें, अब मेरी बात आपने थोड़ी गौर से सुननी है। हमने पेशेंट को क्या करना है, ये दीवार है, ठीक है, ये इस तरह दीवार है। हमने पेशेंट को इस तरह दीवार के साथ खड़ा कर देना है। यहाँ पे इसके ये फिर कंधे आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी ये बैक आ जाएगी, ठीक है। इस तरह करके बस मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। ये इसका सर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीपिट है ना, ऑक्सीपिट से वाल का डिस्टेंस कितना है, ये वाल है, ठीक है। ऑक्सीपिट से वाल का डिस्टेंस कितना है। अगर तो बंदे का फॉरवर्ड हेड पोस्चर है तो उसका और ये बस एग्जांपल ले लें, ये हेड है तो उसका ये जो ऑक्सीपिट है पीछे, इसका और वाल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इसे जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा, नॉर्मली कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नॉर्मली इस तरह होने चाहिए। ये वाल है और इस तरह ऑक्सीपिट है। नॉर्मली इनका डिस्टेंस 0 डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो है वो है, ये देखें, ये 0 से बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में आप इस तरह कर सकते हैं। या फिर ट्रैगस जो होती है ना, ये जो आपकी इधर कान की यहाँ पे हल्का सा इस तरह करके इधर होती है, ये ट्रैगस होता है। या फिर आप ट्रैगस से एक इंची टेप लेते हैं, ट्रैगस से ये समझ लें, ये पीछे यहाँ पे दीवार है, ठीक है, सीधी है। तो आप यहाँ इंची टेप लेके, फुट लेके, रूलर लेके इस तरह करके आप मेजर कर लेते हैं कि कितना जो है वो डिस्टेंस है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर है कि नहीं है। फिर हमारे पास आता है एक्सट्रीमिटी की अलाइनमेंट हमने चेक करनी होती है। एक्सट्रीमिटी की अलाइनमेंट हम किस तरह से जो है वो चेक करेंगे। हमारे पास होते हैं डिफरेंट किस्म के, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बुक में बताया हुआ है।
कि हमने प्लेन के अंदर मोशन चेक करनी है। यहाँ पे उन्होंने एक टेस्ट बताया हुआ है, नेविकुलर ड्रॉप टेस्ट है और आर्च सफिशेंट नेविकुलर, और इसके अलावा यहाँ पे एक और टेस्ट था, हाँ नेविकुलर ड्रॉप टेस्ट ही है कि हम एक्सट्रीमिटी जो है लोअर लिम की और अपर लिम की अलाइनमेंट जो है वो चेक करते होते हैं। हम डिफरेंट प्लेन्स में उनके मूवमेंट करा सकते होते हैं और फिर उनसे जो है वो पूछते हैं। तो नेविकुलर ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि ये हमारी मीडियल जो हमारा जो फुट है, मीडियल साइड पे हमारा जो है वो था हॉलिक्स होते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे जो मीडियल साइड पे ये इस तरह करके होता है कुछ, तो यहाँ पे मीडियल साइड पे क्या होता है कि नेविकुलर बोन होती है पड़ी हुई, यहाँ पे नेविकुलर बोन की ट्यूबरकल होती है। तो यहाँ से इसका, जैसे कि ये मेरी मीडियल साइड है, यहाँ पे ये नेविकुलर की ट्यूबरकल है, तो यहाँ से इसका और फ्लोर का जितना डिस्टेंस है वो मेजर हम कर लेते हैं। अगर तो नॉर्मल डिस्टेंस है, किसी की हाई आर्च है तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसी की आर्च कम है तो बहुत कम होगा, किसी की नॉर्मल है तो फिर ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ होते हैं, इसके थ्रू हम ये चेक करते हैं। आगे हम नेक्स्ट में करेंगे, फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।